नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री दवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ। तो आज से 2 दिवसीय दौरे पर यहां पर गोरखपुर में रहने वाले सीएम योगी थोड़ी ही देर में गोरखपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्माणाधीन अटल विद्यालय का निरीक्षण कर सकते हैं। सीएम जेल बाईपास रोड निर्माण कार्य का जायजा भी ले सकते हैं। तो कुछ ही देर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की गोरखपुर से। निर्माणाधीन अटल विद्यालय का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से गोरखपुर आना जाना लगा हुआ है सीएम का, और पहुंच रहे हैं लगातार, और जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उसकी समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वैसे ही 2 दिनों का एक बार फिर दौरा है। सीएम योगी यहां पर पहुंचेंगे गोरखपुर में, और जो भी वहां पर काम चल रहे हैं उसकी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे। सुभाष गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोरखपुर। नजर आ रही है क्या कुछ है सीएम के दौरे को देखते हुए? जी बिल्कुल राशि, अपनी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये पिपरा गांव में पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम था, लेकिन कहीं व्यस्त कार्यक्रम होने की वजह से काफी देरी हो रही है। और आपको बता दें कि अब से 10 या 15 मिनट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहजनवा के पिपरा गांव में जहां पे कार्यक्रम है यानी कि निरीक्षण करेंगे। 64 करोड़ की लागत से यहाँ पे अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है, जो सितंबर माह में उसका लक्ष्य रखा गया है पूर्ण होने की। लेकिन उनको शिकायत मिली थी कि कार्य बहुत धीमी गति से हो रही है। इसके लिए वे स्वयं मौके पर जाने का उन्होंने निर्णय लिया, और अब से थोड़ी देर बाद यानी कि मान के चलते हैं कि 15 से 20 मिनट में सीएम योगी आदित्यनाथ पिपरा गांव में पहुंचेंगे और वहां पे अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। यानी निर्माण कार्य में जो भी कमियां हैं उसको देखेंगे और उसको दुरुस्त करने की हिदायत देंगे। तो थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जेल बाईपास रोड पे 4 लेन का निर्माण हो रहा है, वहां भी जाने की पूरी तरीके से संभावना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जेल बाईपास के बाद वो गोरखनाथ मंदिर में ही एक कार्यक्रम है वन विभाग द्वारा जो मुक्ता आश्रम में होगा, उसकी जो है तैयारी पूरी कर ली गई है। वो लगभग 6:30 से 7 बजे मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, तमाम जानकारी के लिए आपका। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। तो सीएम योगी कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। वाराणसी से बड़ी खबर है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 6 मई को वीडियोग्राफी, 6 मई को दोपहर 3 बजे से यहां पर वीडियोग्राफी होगी। कमीशन की कार्रवाई प्रारंभ, और मामले में फोटोग्राफी समेत कमीशन की कार्रवाई होगी। 2 से 3 दिन तक चल सकती है वीडियोग्राफी की कार्रवाई। भीषण गर्मी के बीच कोयले की कमी ने परेशानी बढ़ा दी है। उत्तराखंड पंजाब में बिजली संकट है, इसे लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। बिजली संकट के पीछे कोयले की कमी का हवाला। बिजली संकट की वजह से उत्तर रेलवे ने 8 पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी है। कोयले की आपूर्ति के लिए पैसेंजर ट्रेनें रद्द की गई है। उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट काल, कोयले के लिए कई ट्रेनों को रद्द किया गया। बड़ा सवाल यह है कि कौन करेगा बिजली व्यवस्था में सुधार। गर्मी बढ़ रही है, बिजली गुल है, मंत्री कूल नजर आ रहे हैं। तो बिजली सप्लाई पर मंत्री अधिकारी मौन है, कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है बड़े अधिकारियों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से। यूपी उत्तराखंड में बिजली की समस्या बढ़ गई है। चलिए, तो यूपी और उत्तराखंड दोनों ही प्रदेशों में समस्याएं हैं। किस तरह से समस्या आम जनता फेस कर रही है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। तौकीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव लखनऊ से इस वक्त, और अजीत हमारे साथ देहरादून से लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। तौकीर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह की दिक्कत हो रही है? लोग बिजली सप्लाई नहीं हो रही है, कोयले की कमी है क्योंकि पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई है, कोयला पहुंच नहीं पाएगा। तो ऐसे में अधिकारियों को शिकायत की गई होगी, तो किस तरह का जवाब वहां पर मिल रहा है अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो बिजली व्यवस्था है वो उनके खुद के 4 ऐसे बिजली घर हैं, जिसमें हरदुआगंज है, परीक्षा है, अनपरा और ओबरा। इसके अलावा 8 करीब पावर जो निजी जो बिजली घर है वो, और इसके अलावा करीब 1.5 दर्जन एनटीपीसी के जो पावर हाउस है, करीब 6800 ये मेगाटन ये बिजली बनाते हैं, और इसकी वजह से ही उत्तर प्रदेश की बिजली आपूर्ति होती है। और इसमें आज जो हमारे मंत्री हैं यहाँ के उत्तर प्रदेश के, AK शर्मा, उन्होंने ट्वीट किया और हरदुआगंज में बताया है कि उसके 2 स्टेशन बंद
कर दिए गए हैं। तो फिलहाल इसी वजह से भी बिजली संकट थोड़ा गहरा रहा। और दूसरी बात कोयले की जो बात करेंगे यार, तो 6 महीने पहले भी इसी तरह का संकट बहुत गहराया था और कई तरह की खबरें आपने सुनी थी कि जहां पर बताया जा रहा था कि ये बहुत सारे पावर स्टेशन बंद हुए थे उस बीच में। तो कहीं ना कहीं कोयला एक बड़ा संकट का कारण बनता जा रहा है और देखना होगा कि स्थिति और गंभीर ना हो, क्योंकि जो पारा है वो लगातार चढ़ रहा है और आने वाले दिनों में या तो यूं कहें कि मई और जून की जो गर्मी होगी वो लोगों को जरूर हिलाने वाली है। तो चलिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक ये दिक्कत है, परेशानी है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पिछले दिनों हमने ये समस्या फेस की है और अब रेल विभाग की तरफ से इस पर बड़े डिसीजन लिए गए हैं। इस पर भी बात करेंगे, सियासत भी इस पर खूब हो रही है, तो आखिर उस पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, उत्तराखंड में किस तरह से बिजली की समस्या है? गर्मी का वक्त चल रहा है, तो क्या कुछ परेशानी वहां पर आम जनता को हो रही है? बिल्कुल राष्ट्रीय, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड प्रदेश में अप्रैल माह के साथ ही गर्मी की भी दस्तक यहाँ पर बढ़ी और जिस तरह से बिजली कटौती यहाँ पर हुई है वो पिछले सालों की तुलना में इस बार सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 23 लाख के करीब यहाँ बिजली उपभोक्ता है और लगभग रोजाना यहाँ पर 47 मिलियन यूनिट की बिजली आवश्यकता होती है। लेकिन उत्तराखंड के जितने भी पावर हाउसेस हैं यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाएं सबसे ज्यादा है और 30 मिलियन यूनिट के करीब वो बिजली उत्पादन करती है, जिसका साफ है कि जो पूरी खपत है वो यहाँ पर उत्पादित नहीं हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर लगातार बिजली कटौती हो रही है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो ऊर्जा मंत्री भी हैं और 2 दिन पहले ही उन्होंने एक बड़ी बैठक की थी ऊर्जा विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ और आम जनता को कैसे भी करके राहत देने की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई थी, जिसका असर भी नजर आया है कि शहरी क्षेत्रों में जो बिजली कटौती है उसका समय जरूर घटाया गया है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कटौती है वो लगातार जारी है। हालांकि ऊर्जा निगम का दावा यह है कि 1 हफ्ते के भीतर वो जितना भी पावर क्राइसिस है उसको मैनेज कर लेंगे। उसके लिए जो बाजारी मूल्य पर बिजली खरीदने की बात है उसको लेकर भी यहाँ पर प्लानिंग हो रही है। लेकिन इतना तय है कि पावर क्राइसिस के चलते उत्तराखंड में भी लगातार बिजली कटौती हो रही है, जिसके चलते आम जन को खासा नुकसान और गर्मी को यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। चलिए अजीत, उस पर भी बात करेंगे। जैसा कि आम जनता को परेशानी हो रही है, 2 से 3 घंटे की कटौती लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ी इंडस्ट्रियों का क्या कुछ हाल है, इस पर हम बात करेंगे। तौकीर भी लगातार बने हुए हैं, तौकीर इस पर विपक्ष जमकर राजनीति कर रही है, सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर विपक्ष घेरने की कोशिश पूरी कर रही है। देखिए 2022 से पहले भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यही बड़े मुद्दे थे जब चुनाव लड़ा गया कि जो बिजली व्यवस्था थी वो 24 घंटे की आपूर्ति की बात कही गई थी और यही वो कारण थे जिस पर लोगों ने जमकर वोट भी किया। और चुनाव के खत्म होते ही जब ये इस तरह की परेशानियां झेलने को मिल रही तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो हमलावर जरूर है। अखिलेश यादव लगातार बिजली को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको घेर रहे हैं कि जिस तरह के वादे किए गए थे, जिस तरह की बातें कही गई थी उस पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ और खास बात है कोई भी एक पावर प्लांट नहीं लगाया गया। इसी के नतीजे हैं कि अब बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है और जो लोगों को झेलना पड़ा। खास बात है ग्रामीण में कटौती बड़ी तादाद में हो रही है, करीब 8 घंटे तक ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं आ रही है, जिसको लेकर तरह के। लेकिन ये भी समझना होगा तो आखिर कहीं ना कहीं लोगों को कि अगर राजनीति तो होती रहेगी लेकिन आम जनता परेशान ना हो, ये समझने वाली बात है। अब देखना होगा राहत किस तरह से यहाँ पर आम जनता को दी जाती है या बड़े इंडस्ट्री जो चल रहे हैं उनपे किस तरह से काम चलता रहेगा। अजीत, अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो काफी परेशान है बिजली की कटौती को लेकर, तो क्या उनके लिए कोई व्यवस्था अलग से की गई है या उस पर किसी तरह का विचार? बिल्कुल राष्ट्रीय, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 10,000 से ज्यादा यहाँ पर छोटे बड़े औद्योगिक धंधे हैं जिनको लगातार बिजली की आपूर्ति की जरूरत होती है। लेकिन बिजली कटौती का सबसे ज्यादा नुकसान भी इन्हीं औद्योगिक धंधों को झेलना पड़ रहा है। लगातार 4 से 5 घंटे की विद्युत कटौती यहाँ पर हो रही है, जिसके चलते जो उद्योगपति हैं वो परेशान है, वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो पूरा फोकस है वो सीधे तौर पर आम जनता को लेकर है कि कैसे जनता को दिक्कतें ना हो, उनको लेकर जो बिजली कटौती है उसमें राहत दी जा सके। इसी का नतीजा है कि शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती का जो समय है वो घटाया गया है, लेकिन औद्योगिक धंधे और सीधे तौर पर ग्रामीण इलाकों में जो बिजली कटौती है वो 2 से 3 घंटे की अभी भी जारी है। हालांकि दावे जरूर किए जा रहे हैं कि सब कुछ मैनेज कर लिया जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, ये दावे तो हर बार किए जाते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस नजर आती है। महंगी बिजली भी अगर खरीदे तो सरकारी खजाना तो खाली हो जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है कि उसे कैसे मैनेज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी के लिए आपका। अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। इधर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में आने वाली नहीं है और अखिलेश यादव खुद विदेश भागने की फिराक में है। मायावती ने अखिलेश यादव पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि सपा की वजह से बीजेपी सत्ता में आई क्योंकि सपा के कारण पूरा चुनाव ध्रुवीकरण पर हो गया। मायावती ने कहा कि मुस्लिम दलितों के वोट में बहुत ताकत है।
जैसा कि ये विदित है कि इस बार यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है, जिसके कारण बीजेपी फिर से यहाँ सत्ता में वापस आ गई है। अब यूपी में खासकर कमजोर वर्गों व मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जो आए दिन जुल्म जाती हो रही है, तो उसके लिए भी सपा मुखिया ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। और अभी भी ये किस्म किस्म की अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि अब तो इनको अपनी बचकानी व घिनौनी राजनीति बंद करनी चाहिए। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यदि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अपर कास्ट समाज में से गरीब तबका भी बीएसपी में जुड़ जाता है, तो फिर ये लोग बीएसपी की मुखिया को पुनः यहाँ यूपी का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, क्योंकि इन वर्गों के वोटों में बहुत बड़ी ताकत है। ये बात भी सर्वविदित है कि ये कार्य दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का ये कार्य मैं देश का राष्ट्रपति बनकर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का सीएम व देश का पीएम बनकर ही कर सकती हूँ। इसलिए सपा के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझे जबरदस्ती राष्ट्रपति बनाने का जो सपना देख रहे हैं, तो उसे इनको भूल जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं। जबकि इस मामले में हकीकत ये है कि सपा वाले मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए यूपी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाए, जो ये कदापि संभव नहीं हो सकता है। यूपी में इन दिनों लाउड स्पीकर को लेकर सख्ती जारी है। सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश आने के बाद प्रदेश भर में पुलिस फोर्स धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर को उतरवाने या फिर उनकी तीव्रता कम करने की कोशिश में जुटे हैं। अलीगढ़ के सिविल लाइन इलाके के करीब मंजिल दोधपुर स्थित मस्जिद से पुलिस ने लाउड स्पीकर उतरवाए। गाजियाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने प्रताप विहार स्थित नूर मस्जिद और लाइन पास क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों की चेकिंग की। ये 8 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग जगहों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। हरदोई की अगर हम बात करें तो हरदोई, मथुरा, मिर्जापुर, कन्नौज, कासगंज में भी लाउड स्पीकर उतारे गए। गोरखपुर में इसकी शुरुआत खुद गोरखनाथ मंदिर से की गई, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष भी अपनी सहमति जताते हुए मस्जिदों से एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर को हटाने और ध्वनि कम करने की शुरुआत करते नजर आए। तो 8 तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। दो 2017 में ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने एयर पोल्यूशन के सिलसिले में जो लाउड स्पीकर के लिए जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है, उसी के तहत हम सबको लाउड स्पीकर का यूज़ करना है। और इस सिलसिले में इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया और साइलेंट जोन के अलग अलग डेसिबल मुकर्रर किए गए थे। लिहाजा उसी के रोशनी में अभी हुकूमत उत्तर प्रदेश ने जो डायरेक्टिव इशू किए हैं, उस पर हम सबको चाहिए कि पूरी तरीके से अमल करें। और ये ऑर्डर्स और ये डायरेक्टिव्स किसी एक ख़ास मजहबी जगह के लिए नहीं है, बल्कि तमाम जगहों के लिए हैं। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर चल रही कार्रवाई में पुलिस के अफसर लगातार गश्त कर रहे हैं और ऐसे लाउड स्पीकर पे कार्रवाई कर रहे हैं जिनकी ध्वनि ज्यादा है या जो बिना मानकों के लगे हुए हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में करीब 11,000 ऐसे लाउड स्पीकर हैं पूरे प्रदेश में, जिनको अब तक उतारा गया है। और खास बात है, करीब 40,000 से ज्यादा लाउड स्पीकरों की ध्वनि कम कराई है। देखा यह भी जा रहा है कि कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर परमिशन लेकर ही लाउड स्पीकर लगाए गए थे, तो वहां पर डेसिबल के जो मानक हैं उनको देखा जा रहा है कि वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसी को देखते हुए उनकी जो ध्वनि है उसको कम कराया जा रहा है। इसके अलावा जहां पर बिना मानकों के या बिना परमिशन के लाउड स्पीकर लगे हैं, उन स्पीकरों को उतरवाया जा रहा है।
लखनऊ में भी खासकर इस तरह की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। पुलिस के अफसर लगातार गलियों में जा रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं और जो धार्मिक गुरु हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। इस मसले पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि जो धार्मिक गुरु हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, वो अपने आप पुलिस की मदद कर रहे हैं और इस तरह के जो लाउड स्पीकर हैं जिनमें ध्वनि ज्यादा है उनको खुद ही उतरवा रहे हैं और अपने लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि इस तरह के लाउड स्पीकर जिनमें आवाज तेज आती है उसको कम किया जाए। तो फिलहाल इस तरह की कवायद पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां पर लगातार लाउड स्पीकर को लेकर जो विवाद छिड़ा था उसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार है कहीं ना कहीं बहुत आसानी से काबू पाती नजर आ रही है और लोगों से सिर्फ अपील के बल पर ही लाउड स्पीकर उतरवाती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ भाई, जनता टीवी लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर बनबसा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम ने बनबसा से टनकपुर तक रोड शो किया। सीएम सुबह 10:30 में बनबसा स्टेडियम से हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे और बनबसा से टनकपुर तक रोड शो के बाद उन्होंने टनकपुर के गांधी मैदान में रैली निकाली, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी टनकपुर से देहरादून के लिए रवाना हुए। रोड शो के दौरान सीएम के साथ सांसद अजय टमटा और पूर्व विधायक कैलाश गैतोड़ी मौजूद रहे। आपको बता दें कि चंपावत सीट से ही मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने वाले हैं और सीएम धामी ने उपचुनाव सीट पर यहां पर रोड शो किया है। तो रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि 3:30 बजे इनका रोड शो जो है वो खत्म होने वाला था और सीएम धामी ने उपचुनाव सीट पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ताकत झोंकी है और जब रोड शो चल रहा था उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं गोरखपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। अटल आवास जो परियोजना है उसका निरीक्षण करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उनके साथ तमाम जो अधिकारी हैं जो इस काम में लगे हुए हैं वो भी नजर आ रहे हैं। तो 2 दिवसीय दौरे पर है गोरखपुर में और योगी यहां पर पहुंचे हुए हैं। जो भी निर्माण कार्य यहां पर चल रहे हैं उसकी समीक्षा करेंगे, वो उनके कार्यक्रम में था, उनके शेड्यूल में था और सीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो गोरखपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जनता टीवी पर, जहां पर सीएम पहुंचे हुए हैं। निर्माणाधीन अटल विद्यालय का निरीक्षण यहां पर करने हुए हैं जैसा कि तय कार्यक्रम था और जेल बाईपास रोड निर्माण का भी जायजा सीएम ले सकते हैं। तो मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं, पहले ही अधिकारी कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं और इंतजार यहां पर कर रहे हैं कि सीएम निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। तो सीएम अभी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। तैयारियां यहाँ पर की गई है। गोरखपुर से यहाँ पर सीएम जो है गोरखपुर दौरे पर हैं। तो सीएम जब पहुंचेंगे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे अधिकारी और कर्मचारी, क्योंकि सीएम गोरखपुर में है और गोरखपुर में जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा करेंगे। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो बीजेपी के तमाम राज्य और केंद्र की योजनाएं राज्य में संचालित हो रही है। भारत सरकार के पैमाने पर 2 जिले पिछड़े चिन्हित किए गए हैं, जिसमें पहला हरिद्वार और दूसरा उधम सिंह नगर है। ये 2 जिले भारत सरकार के पैरामीटर पर योजनाओं के लाभ के मामले में पिछड़े चिन्हित किए गए हैं। भारत सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिले और ये जिले भी पूरा लाभ प्राप्त करें, इसी क्रम में भारत सरकार के मंत्री उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे। आज शाम हरिद्वार के दौरे पर पहुंचने वाले पीयूष गोयल यहां पर अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। तो पीयूष गोयल का हरिद्वार दौरा रहने वाला है। केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसी अपेक्षा प्रदेश के नेतृत्व से की है कि आप एक पैनल बनाकर हमारे पास भेजें वहां केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में, जिससे कि प्रत्याशी का चयन हो सके। इसी प्रक्रिया में हम लोग 2 बार बैठ चुके हैं और आने वाले समय में बैठकर उस विषय का जो आंशिक है पूरे देश में, उसमें उत्तराखंड राज्य 2 है। भारत सरकार की योजनाओं के आधार पर पिछड़े हुए माने जाते हैं। तो हमारे राज्य में ऐसे 2 जिले हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिला। उन सारी योजनाओं को लेकर भारत सरकार का पूरा फोकस है कि उन सब योजनाओं में वो जिले भी आगे बढ़ें। तो ऐसा करके भारत सरकार ने पूरे देश भर के अंदर ऐसे जिलों में अपने केंद्रीय मंत्रियों के 2-2 दिन के प्रवास
3 दिन के प्रवास लगाए। चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू होने जा रही है। चारधाम यात्रा को देखते हुए जिला अधिकारी अभिषेक रोहेला ने यमुनोत्री यात्रा मार्ग नेशनल हाईवे 134 का निरीक्षण कर चारधाम यात्रा से संबंधित कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने इस दौरान यात्रा मार्ग के चौड़ीकरण, पुलिस चौकी और निर्माण कार्य, पार्किंग निर्माण कार्य और पेयजल व्यवस्था की स्थिति को जाना। कोविड को के दृष्टिगत भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वही पालन करने की सभी यात्रियों को और यहाँ के नागरिकों को हिदायत रहेगी। और साथ में स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट किया गया है कि वे कोविड संबंधित व्यवस्थाएं भी अपनी दुरुस्त कर लें, ताकि यदि कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटा जा सके। मैं तो अभी काम करने का अवसर मिला है, तेजी से काम चल रहा है और अपने साइट पे जो इंजीनियर्स है उनसे भी बात की है। यहाँ क्लोजर दे के काम करना पड़ेगा, तो मेरी अपील यहाँ के क्षेत्रवासियों से भी होगी वे सहयोग। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।